तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या अभी झूमर झूमर क्या होता है? झूमर एक तरीके का डांस फॉर्म है। ठीक है जी, क्या है? एक तरीके का डांस फॉर्म है। अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म किस स्टेट का है? तो ये किस स्टेट का है? ये है असम का। कहां पर है असम? ये सेवन सिस्टर का पार्ट है असम सबसे पहले। और ये होता है डांस, अगर बात की जाए इस तरीके का डांस फॉर्म होता है। बेसिकली कहाँ का है ये असम का है। जो यंग गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इसमें परफॉर्मेंस देती हैं। एक एंजॉयमेंट का फेस्टिवल होता है, बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। तो असम की गवर्नमेंट जो है अभी क्या कर रही है, वो एक ग्रैंड झूमर डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही है। ठीक है, इसीलिए ये अभी क्या हुआ, न्यूज में ज्यादा आया, क्योंकि असम की गवर्नमेंट अभी बिल्कुल ग्रांड तरीके से करना चाह रही है, जिसमें 8000 जितनी भी जो टी ट्राइब्स, क्योंकि असम में सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, टी के बागान है। ठीक है, सो प्लांटेशन होता है, इसीलिए वहां जो टी ट्राइब्स है उनको प्रमोट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उनको हैप्पी रखने के लिए करने के लिए क्या कर रही है, अभी 8000 जो टी ट्राइब आर्टिस्ट हैं उनके साथ मिलकर क्या हो रहा है, एक डांस परफॉर्मेंस की तैयारी चल रही है। और झूमर क्या है? झूमर उन्हीं टी ट्राइब्स का क्या है, एक डांस, ट्रेडिशनल डांस है, जो वो ऑटम के महीने में क्या क्या करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यंग गर्ल्स परफॉर्म करती हैं इसको, डांस को, ट्री के अंदर। ये है, ये जॉय, सोरो, एस्पिरेशन कह सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को दिखाने का क्या है, एक तरीका है। जो टी ट्राइब्स हैं असम की, उनके इमोशन दिखाने का ये एक तरीके से उनका एक तरीका है। तो अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा झूमर के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनल एक डांस फॉर्म है, किनका? जो टी ट्राइब्स है। टी मतलब जो चाय के बागान में काम करती हैं, और वो सारी की सारी ट्राइबल कम्युनिटी असम में जो है, ये झूमर डांस जो है उनका क्या है, उनका एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। और इस सिर्फ वहां पर ही नहीं, ये ऑटम के महीने में, दूसरी चीज क्या, जो ऑटम का मंथ होता है उसमें ये डांस किया जाता है। यंग गर्ल्स जितनी भी होती हैं सेलिब्रेट करती हैं, और उसी के साथ में कुछ पार्ट जो वेस्ट बंगाल के हैं वहां पर भी ये परफॉर्म होता है। वेस्ट बंगाल और असम अगर हम बात करें तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। तो इधर भी इसका एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फीमेल डांस, मेल कंपनी के साथ, जो मेल्स होते हैं उनके साथ वो ड्रम्स बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बजाते हैं, एक वर्शिप का माहौल होता है, उस तरीके से ये डांस को क्या है, परफॉर्म किया जाता है। चाहे रेनफॉल के लिए हो, प्रेयर करनी हो, इस तरीके से एनवायरमेंट के लिए ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली किस स्टेट में है और ये न्यूज में था? तो बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एमपी से हैं तो इन टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानना आपको सबसे जरूरी है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसीलिए ये अभी न्यूज में है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले जिससे कि क्या हो, इनका बहुत ज्यादा हम प्रोटेक्शन कर पाए। तो ये क्या है, अलार्मिंग टाइगर डेथ, जो संख्या जो है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि डेथ बहुत सारी हो रही है। टाइगर डेथ इंसिडेंट्स की वजह से एक नंबर बहुत हाई पीक पे पहुंच चुका है, इसलिए यहां पर हम इसकी वो कर रहे हैं। और ये है कहां पर? ये आपका जो विध्यांस और सतपुरा रेंजेस हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की विध्यांस रेंज और सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज जहां पर आपका एंड हो जाता है, ये मध्य प्रदेश के सदर्न बॉर्डर पर है, वहां तक के बीच में जो आपकी उमरिया उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये टाइगर रिजर्व है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये नेशनल जो टाइगर रिजर्व है, पार्क, कब बना? तो ये 1968 में। और उसके बाद बात करें, ये रिजर्व 1993 में बन गया। तो नेशनल आपका जो है टाइगर रिजर्व पार्क, अगर हम बात करें तो पार्क 1968 में बना। उसके बाद अगर हम रिजर्व की बात कर ले तो ये 1993 में बन गया। ये अपनी वैलीज के लिए, ब्यूटीफुल जो हिस्टोरिक व्यू है, इन सब चीजों के लिए ये जाना जाता है, आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ग्रासलैंड भी है, बेम्बू, साल, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं।
इसी के साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में अगर हम बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने बताया विध्यान और सतपुरा के बीच में है और उसी के साथ इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क, जो हमने बात कर ली है कि 1968 में नेशनल पार्क और उसके बाद जो है आपका 1993 में ये बन चुका है आपके क्या टाइगर रिजर्व। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी परिवेश पोर्टल जो है, परिवेश पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्या किया हुआ है? इसको लॉन्च किया हुआ है। रिसेंटली हम न्यूज में इसको क्यों देख रहे हैं? तो ये जो मिनिस्ट्री है जिसके थ्रू ये क्या हुआ है, डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये परिवेश पोर्टल है क्या? तो ये आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सारी लिस्ट रखेगा और उसी के साथ आपका इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, सभी एरियाज पे क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। तो एक सेंटर का परिवेश पोर्टल है जो किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड आपका क्लाइमेट चेंज, और इन्होंने 50,000 क्लियरेंस को क्रॉस कर लिया है। अगर हम बात करें कि सिंगल विंडो है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो जोन है जितना भी आपका इसके अंदर जब फॉरेस्ट जोन आता है, आपका इन्वायरमेंट का पता भी, क्लाइमेट चेंज की पूरी चीजें आती हैं, ये सब इसी पोर्टल, एक पोर्टल के थ्रू जो है क्या किया जाती है, सारी की सारी चीजों पे नजर रखी जाती है, देखा जाता है, जिससे कि इन्वायरमेंट के प्रति और अवेयरनेस बढ़े और इन्वायरमेंट पे और अच्छे से काम होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोविले, ओरोविले कल्चरल टाउनशिप जो है ये जो है किस मिनिस्ट्री के थ्रू एडमिनिस्टर की जा रही है? ओरोविले, ओरोविले है क्या चीज? सबसे पहले तो वो भी जानना जरूरी है। तो ओरोविले सबसे पहले हैंडल कौन कर रहा है इसको? तो ये कर रही है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या चीज है? तो ओरोविले जो टाउनशिप है ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। किस लिए? कि एक ऐसा आइडल टाउन बनाने की जो है शुरुआत की जा रही है। इस तरीके का एक क्षेत्र प्रिपेयर किया जाए जहां पे कोई भी रह सके, सभी धर्मों का, बाहर से आया हुआ इंसान भी बिल्कुल पीसफुली जो है यहाँ पर रहे, और इसके साथ में इस एरिया में एजुकेशन और सारी चीजों को इस हिसाब से डेवलप किया जाएगा कि यहाँ जो ह्यूमैनिटी है वो इसका एग्जाम्पल बने कि कैसे डाइवर्सिटी के लोग बहुत प्यार से एक जगह पे रह सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है ह्यूमैनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी को बढ़ाने के लिए कि इसमें क्या हो, यूनिटी बढ़े। तो अभी जो यूनियन में गवर्नमेंट है, जो आपकी केंद्रीय सरकार है, उसने क्या किया, रेफर्ड कंप्लेंट अबाउट ओरोविले कि किस तरीके से अभी थोड़ी सी कंप्लेंट आ रही है कि कहां से इसका जो काम है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने बनाया हुआ है, इसकी शुरुआत किसने की? फाउंडेड बाय मिरा अल्फसा। कब? 1968 में। ओरोविले वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्या है, कम्युनिटी है जो कहाँ लोकेटेड है, पुडुचेरी में। जो पुडुचेरी में ओरोविले लोकेटेड है, ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी है जहाँ हर धर्म का, हर जगह से लोग आके रह सकते हैं। एजुकेशन से लेके गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, और 1% का लिविंग कॉस्ट अगर देखा जाए तो हाल 15,000 रुपए यहाँ पर आता है। ठीक है, और ये एक इनिशिएटिव है जो एक तरीके से लिया जा रहा है जिससे सब यूनिटी में रह पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ओरोविले कल्चरल जोन है, इसमें क्या क्या चीजें, देखो एजुकेशन जैसे फ्यूचर स्कूल्स, कैसे ट्रांजिशन स्कूल, स्पोर्ट ग्राउंड, पोइट्री, सारी चीजें, एजुकेशन को किस तरीके से डाइवर्स बनाया जाए, कैसे एजुकेशन को और बढ़ाया जाए, और कैसे सारी कम्युनिटी आपस में इंटरलिंक करें चीजों को। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, ये ओरोविले सोसाइटी को है वो फॉर्म किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोना अग्रवाल रिसेंटली अभी क्या जीती हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। ठीक है, तो मोना अग्रवाल रिसेंटली अभी मॉडल जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई है। इन विच इवेंट 2024 के पेरिस ओलंपिक्स, जो पैरा ओलंपिक्स थे, इसके कौन से इवेंट में इन्होंने क्या जीता हुआ है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। पेरिस पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक क्या होते हैं? सो बेसिकली
जितने भी आपके विकलांग या जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरा ओलंपिक कहते हैं। तो रिसेंटली अभी क्या है, मोना अग्रवाल ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वो किस में जीता है, शूटिंग में। किसमें, शूटिंग में अभी रिसेंटली जीता हुआ है। तो यहाँ पे मोना अग्रवाल जो है एक बहुत ही बड़ा फिगर है पैरा शूटिंग का, ठीक है। शूटिंग बाय डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके थ्रू जो कोई भी स्पोर्ट करा जाता है, जो भी ओलंपिक का है, क्योंकि ओलंपिक्स अलग होते हैं, एक डिसेबल्ड के लिए एक अलग ओलंपिक ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उसमें पैरा शूटिंग करके इन्होंने क्या जीता हुआ है, ये R210M एयर राइफल से इन्होंने, अगर बात करें 10M एयर राइफल SH1, ये किस में बन गई हैं, ये ब्रॉन्ज जीतने वाली महिला जो हैं वो बन चुकी हैं। इसकी अगर हम बात करें तो बोथ नवंबर 8 1987 में शिखर राजस्थान में शी फेस अर्ली चैलेंजेस कॉन्ट्रैक्टिंग पोलियो। इनको क्या हो गया था कि जब लाइक शुरुआती इनकी एज में इनको लाइक लिम्स में कंट्रैक्शन शुरू हो गया था, उस समय इनको पोलियो हो गया था। पर उसके बाद भी इन्होंने एट 23 मोना ने क्या कर लिया था, चोज टू लिव इंडिपेंडेंटली, अकेले रहने का सोचा। एक्सेलिंग HR एंड मार्केटिंग रोल, मार्केटिंग की HR बनी। इवन ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं एक मोटिवेशन का सोर्स है कि इसके बाद इन्होंने फाइनली अभी पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो हम छोटी छोटी चीजों से हार मान लेते हैं, हमें छोटी छोटी चीज बहुत बड़ी लगने लगती हैं। हम वहां देखते हैं कि कुछ भी लाइक कुछ भी हो जाए, हमें लगता है कि अंधकार है, अब तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, मोना अग्रवाल जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, अगर ये तो हम भी कर सकते हैं। तो इसमें यही है, अपने आप को हर दिन मोटिवेटेड रखना है। एक छोटा सा एग्जाम ही तो है, निकल जाएगा। एग्जाम देखो, इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा है इंसान। क्या वो एग्जाम या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आई, वो क्या इंसान से बड़ी है? तो आंसर है नो। तो जब वो चीज आपसे बड़ी नहीं है तो वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चली जाएगी। तो इंसान बड़ा है, इसीलिए ये सारी पर्सनालिटी हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वधवन पोर्ट जो है वो अभी रिसेंटली किस स्टेट का है, और जो न्यूज में था कौन सी स्टेट है वधवन पोर्ट, तो ये है आपका महाराष्ट्र से। अगर हम पोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि रेलवे स्टेशन होते हैं रेल्स के लिए, ठीक है, ट्रेन के लिए, वैसे ही आपके क्या होते हैं, आपके एयरपोर्ट होते हैं जहां पे क्या फ्लाइट लैंड करती है, जहां से फ्लाइट टेक ऑफ करती है। और उसी के अलावा आपका बस स्टैंड होता है जहां बसेस आती हैं। वैसे ही आपके शिप्स के लिए जो जगह है वो क्या होती है, पोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, वधवन पोर्ट है। तो वो किस में न्यूज में था और वो किस स्टेट से है, तो वो है आपका महाराष्ट्र से, ठीक है। क्योंकि ये पोर्ट्स, ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट अच्छा पैसा भी खर्च कर रही है, क्या कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी फाउंडेशन रखी है वधावन पोर्ट की, कहां पर, पलघर महाराष्ट्र में, ठीक है। और जिसका 676 करोड़ का बजट के साथ, और ये क्या बनेगा, ये पोर्ट 1 ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स में आएगा ग्लोबली, ठीक है। ये 10 पोर्ट्स में आएगा जो 23.2 मिलियन, ठीक है, आपका टर्न्स का पूरा क्या कर सकता है कि कैपेसिटी को झेल सकता है। ये वर्ल्ड के 10 पोर्ट्स में से एक पोर्ट कहलाया जाएगा और इसके ऊपर 76 करोड़ का बजट लगा हुआ है, ठीक है। ये जो पोर्ट है वो दानू टाउन जो महाराष्ट्र का है वहां पर है, विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट, और ये लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट होगा। शिपिंग के लिए, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए, सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, मैनेज कर पाए, इस तरीके से इसका एनवायरमेंट और सारी चीजों की बात हो रही है। जब हम यहाँ की वधावन पोर्ट की बात कर रहे हैं तो वाई नॉट कि हम सारे पोर्ट्स की बात करें। और आपको कोस्ट भी बतानी है, लाइक यहाँ कर्नाटका से केरला की इस कोस्ट को क्या कहा जाता है, तो इस कोस्ट को क्या कहा जाता है, ये है आपका मालाबार कोस्ट और ये है आपकी कोरोमंडल कोस्ट। ऊपर है गोवा कोस्ट, उसके ऊपर आपकी महाराष्ट्र कोस्ट और फिर आपका क्या है, कोंकण कोस्ट आ जाती है। और ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी इंपॉर्टेंट है। यहां हम बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जिसमें से
जैसे यहाँ महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, पणजी पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, मंगलुरु पोर्ट, कोची, ये सारे। और यहाँ पर जो हमेशा आता रहता है विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, वेस्ट बंगाल का हल्दिया पोर्ट, ठीक है जी। यहाँ पर चेन्नई पोर्ट, ठीक है। ये सारे, टुटीकोरन पोर्ट, ये सारे के सारे पोर्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्स के कितने पोर्ट्स हैं इंडिया में और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे ये कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, कैसे ये जरूरी है। इसी के साथ नेक्स्ट की व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन। अभी जो है कच्छ कोस्ट पे, गुजरात की जो कच्छ कोस्ट है वहां पे क्या हुआ, रिसेंटली साइक्लोन आया हुआ है। तो वो अगर हम बात करें तो वो साइक्लोन कैसे फॉर्म्ड हुआ, क्या है इसका नाम, क्या है उस साइक्लोन का, वो हमें बताना है। तो इसका नाम है साइक्लोन आसना। इस साइक्लोन का नाम क्या है, साइक्लोन आसना, चक्रवात, ठीक है। तो साइक्लोन आसना, तो अगर हम बात करें तो साइक्लोन आसना एक डीप डिप्रेशन में क्या यहाँ पर हुआ, गुजरात कच्छ में। कहां पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया, कहां, अरेबियन सी में। देखो साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिक्स क्या होते हैं आप, तो आपका इक्वेटर, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये है आपकी अर्थ और ये है आपका इक्वेटर, और उसी के ऊपर यहां आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड देन आपके आता आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, एंड देन नॉर्थ पोल एंड आपका साउथ पोल। तो इसमें ये जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिकल जो रीजन है इसी को आप क्या कहते हो, ट्रॉपिकल रीजन कहते हो। इक्वेटर से कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है, ट्रॉपिक रीजन। और यहां सबसे ज्यादा खतरनाक साइक्लोन आते हैं, और ये जो साइक्लोन है ये बहुत डिवास्टेटिंग नेचर के यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा जो ऊपर और नीचे है, यहाँ जो साइक्लोन आते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर बात करें तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कहां पर आया है आपका, जो आपका गुजरात में आया है, ये क्या है आपका साइक्लोन आसना, इसका नाम है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो है हिस्टोरिकली साइक्लोन है वो ओरिजिनेटेड ओवर लैंड इंडिया 3 टाइम। अगर हम बात करें हमेशा से ही अगस्त के दौरान 3 बार साइक्लोन हमने ऑब्जर्व किए हैं, और इस बार भी ये साइक्लोन क्या है, आया हुआ है। तो सिंपल सी बात करें, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। किस तरीके से बनते हैं, इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो उसकी आई होती है, आई सबसे मेन पॉइंट है इसकी, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन, व्हाट इज साइक्लोन, सर्कुलेशन ऑफ एयर। जब दो फ्रंट मिलते हैं और एयर का सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। और अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक सर्कुलेट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। जो साइक्लोन, जो चक्रवात आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है, तो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपकी घड़ी जैसे चलती है उसके उल्टा, और क्लॉकवाइज कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। जैसे मैंने बताया ट्रॉपिकल और क्या होते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को आप टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, ठीक है, फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं, ये सारे साइक्लोन कहे जाते हैं, ठीक है। कितने हीट जोन है, अगर हम बात करें व्हाट इज टेम्परेट, तो हीट जोन की बात करते हैं। तो हीट जोन क्या है कि आपकी अर्थ पर हीट जोन डिवाइडेड है, कि सबसे ज्यादा लैटिट्यूडनली हमने हीट जोन डिवाइड किए हुए हैं, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट, देन आपके पास मिनिमल पार्ट, एंड देन आपका सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट पार्ट। तो इसको हमने डिवाइड किए गए हैं 3 हीट जोन में, हमने इसको डिवाइड किया है टॉरिड, टेम्परेट एंड आपका फ्रिजिड। पोल्स के पास जो जोन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। पोल से पहले आपका क्या है, टेम्परेट जोन है, और उसके बाद अगर हम बात करें इक्वेटर से जो आपका कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक, ये सबसे ज्यादा सन की रेस को क्या करता है, ये सबसे ज्यादा सन की रेस को ऑब्जर्व करता है, यहाँ सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा क्या होता है, ये हीट जहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। तो जो हीट जोन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जबकि हीट जोन होते हैं कि सन की रेस कितनी पड़ रही है। तो सन की रेस
जितनी सूरज की किरण ज्यादा होगी उसी बेसिस पे हमने क्या है लैटिट्यूड के हिसाब से हीट जोन को बांटा गया है, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। टॉरिड जोन जहां सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ये है आपकी अर्थ। इसमें इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक क्या है आपका टॉरिड जोन है, सबसे ज्यादा सन की रेज यहाँ पे पड़ती है। उसके बाद आपका टेम्परेट जोन आता है, थोड़ी सन की रेज स्लाइड हो जाती है तो टेम्परेचर भी सही हो जाता है। जहां बिल्कुल नहीं रेस पड़ती हैं उसको क्या कहते हैं फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? नवंबर में कौन सी स्टेट है जो क्या करेगी, जो आपकी वुमेन की जो आपकी एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी है उसको होस्ट किया जाएगा? तो ये है आपका बिहार। कहां पर? बिहार में। अगर हम बिहार की बात करें तो अभी ही वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट जो आपका 2024 है वो आपका बिहार में होगा नवंबर 11 से नवंबर 20 तक। ठीक है, दिस इवेंट इज द माइलस्टोन फॉर द बिहार। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर अगर न्यूली डेवलप्ड आपका क्या है हॉकी स्टेडियम बना हुआ है, दैट इज राजगीर हॉकी स्टेशन। तो ये बिहार के लिए एक चैलेंज, एक बड़ी बात के तौर पे आया है। टॉप एशियन टीम्स इसमें आएंगी, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, जो सब कंपीट करेंगी। और उसमें से क्या हुआ, द इनॉग्रेशन भी हमने स्टेडियम का जो है लोकल लीडर्स के थ्रू करवाया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी जो है वो कंट्रीज आएंगी तो एक बड़ी चैलेंज की बात हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ नेपाल रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज हेल्थी सिटी बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO के थ्रू अभी कौन सी नेपाल की जो सिटी है उसको क्या कहा गया है? हेल्दी सिटी माना गया है। तो कौन सी सिटी है? तो ये है आपके धुलीखेल। धुलीखेल को अभी हेल्दी सिटी का दर्जा दिया गया है, किसके थ्रू? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कितना आपका डेवलपमेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, लाइक पॉवर्टी प्रिवेंशन कैसा है, ये सारी चीजों को लेकर एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसके बेसिस पे किसी भी सिटी को हेल्दी सिटी का क्या होता है टाइटल मिलता है। तो अगर हम बात करें धुलीखेल नेपाल की फर्स्ट सिटी है जिसको हेल्दी सिटी का रिकॉग्निशन मिला हुआ है। इसी के साथ धुलीखेल कहां पर है? तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, केवरेला चौक डिस्ट्रिक्ट है जो 18 माइल है, कहां से? काठमांडू से। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ WHO ने मॉनिटर कर रहा है इसको 2 सालों से। ठीक है, और WHO का डिसीजन किसी भी सिटी को हेल्दी सिटी कैसे कह सकता है, तो WHO जो है किसी भी सिटी को हेल्दी सिटी का टाइटल देता है। उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे ये टाइटल जो है वो दिया जाता है। जैसे इन्वायरमेंट कितना इंप्रूव में है, वहां की इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट के बेसिस पे वहां की हेल्थ केयर की फोकस में कि भाई हेल्थ केयर पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्या क्या स्कीम्स बनाई जा रही हैं, और जो पुअर सिटीजन्स हैं, जो भी गरीब नागरिक हैं, उनकी हेल्थ पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। इसके बेसिस पे जो है वो नेपाल को आपका हेल्दी सिटी मिला हुआ है। थोड़ी सी नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल जो है ये नेपाल है, नेपाल की नेबरिंग कौन कौन सी स्टेट है इंडिया की जो नेपाल से नेबरिंग स्टेट है? तो आपकी उत्तराखंड, आपकी उत्तर प्रदेश, आपकी बिहार, आपकी वेस्ट बंगाल भी आती है, और सिक्किम। ये सारी की सारी जो क्या है नेपाल नेबरिंग स्टेट्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेपाल कहाँ है? नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू। ठीक है, और नेपाल क्यों जरूरी है? क्योंकि नेपाल में आपका जगह है जो क्या है लुम्बिनी। कौन सी जगह है? लुम्बिनी। तो नेपाल में लुम्बिनी है जहां पे गौतम बुद्धा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गौतम बुद्धा कौन है? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो वहां पर नेपाल में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और नेपाल की कैपिटल काठमांडू, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? तो 2015 में। वर्ल्ड में एक ही हिंदू देश था नेपाल, लेकिन 2006 के बाद से वो हिंदू देश नहीं है। ठीक है, तो इसको ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके लिए न्यू
कैबिनेट सेक्रेटरी को किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है आपके टीवी सोमनाथन। किसको किया गया है? टीवी सोमनाथन। ठीक है, सो अगर बात करें तो टीवी सोमनाथन इनको अपॉइंट अभी किया गया है 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और इनकी बात करें, इनने किसको सक्सीड किया? तो राजीव गौबा। इससे पहले कौन थे? राजीव गौबा, जिनको सक्सीड करके इनको बनाया गया है। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। अगर राजीव गौबा की बात करें, सबसे ज्यादा जिन्होंने इस पद पे रहे हैं वो कौन रहे हैं? राजीव गौबा रहे हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट चीजें भी इन्हीं के रूल के दौरान ही, कि जितना भी अमेंडमेंट हुए हैं वो इन्हीं के रूल के दौरान ही किया गया है। ठीक है, इसमें क्या जरूरी है कि कौन थे ये? तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पीएचडी होल्डर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने एक लंबा टर्म यहाँ पर किया हुआ है। तो इसी के साथ में हमारे करंट अफेयर्स का ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत, अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।